पढ़ा कुछ? क्या समझ में आया? नहीं पढ़ो, एक बार देखिए इसमें क्या है। देखो भाई, बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री देखिए आपकी हर एक जगह इन्वॉल्व है ना? जहाँ पर देखोगे वहीं पे केमिस्ट्री मिलेगी। कई बार आपने बात करते हुए किसी का सुना होगा इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, सुना है कभी? कभी बोला कि इन दोनों की फिजिक्स अच्छी है, इन दोनों का मैथ अच्छा है? नहीं बोलते ना। देखो केमिस्ट्री कितनी अच्छी चीज़ है, ये बोलते हैं कि ये ना ये दोनों एक साथ रहती हैं, इनकी केमिस्ट्री अच्छी है। वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात नहीं करते है ना, क्योंकि हो सकता है उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती हो। बात किसकी करते हैं? वे बात कितनी अच्छी करते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो वो उनकी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। दूसरा आपने पढ़ा भी होगा, और कई सारे टाइप हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर। तो डेली लाइफ की बात करते हो तो चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, चाहे आप कोई दवाई बना रहे हो है ना, अभी तो नहीं बना रहे हो, कई भविष्य में जब आप साइंटिस्ट बन जाओगे तो उस टाइम हम चाहेंगे कि आप कोई अच्छी सी दवाई बनाओ, है ना। अब देखिए वो दवाई कोई भी हो सकती है, डिस्कवरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो और एक जगह केमिस्ट्री का रोल रहता है भाई। इसके अलावा आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा कि एक केमिस्ट्री में बहुत सारे आप मैटर के बारे में पढ़ लेते हो, मेटल नॉन मेटल पढ़ा था, जैसे 9th-10th में आते हैं हमारे पास, है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, कौन कौन से प्योर हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, वे सारी चीज़ें वे आते हैं भाई। अब यहीं से है हमारे पास। वैसे तो ब्रांच की बात करो तो बहुत सारी है केमिस्ट्री में। मेन ब्रांच कौन कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप स्टडी ऑफ कार्बन के बारे में करते हो और उसके जो कंपाउंड बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप कोई भी मटेरियल की स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, और वहाँ पर कौन से होते हैं जो कि आपको मिनरल से मिलते हैं, एयर से मिलते हैं, सोइल से मिलते हैं, उनके बारे में। एक फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हो, फिजिकल में क्या होगा, अलग ही अपनी एक केमिस्ट्री चलेगी, समझ में आए बात। जैसे गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ोगे आप, या फिर वहाँ पर कोई लॉ आ रहा है अपने पास, उसके बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ रहे हो, सारे के सारे क्या कहलाएंगे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का। एक होता है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, जिसके अंदर आप टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि आप क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, NMR हो गया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, और इसी प्रकार से बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे आप किसी चीज़ का डिडक्शन करते हो, मीन्स पता करते हो, वो सारी चीज़ें आती है भाई इसमें। अब अलग अलग है इसमें भी, और अलग अलग ब्रांचेज आ जाती है, जैसे बायोकेमिस्ट्री आ गई, बायोकेमिस्ट्री में जिसमें बायोलॉजी लिंक मिलेगी केमिस्ट्री के साथ, वो कंडीशन आ जाती है भाई। मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर रहे हो आप, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो दवाई वगैरह के बारे में आप वहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, वहाँ पर बहुत सारी सब्सटेंस है, कोई बीमारी से कोज करने की बात है, वहाँ से बात करते हो कि कैसे बचाया जा सकता है। सोयल और एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, जियो केमिस्ट्री बात कर रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात कर रहे हो आप, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे पास। तो हर एक वर्ड पे एक नई केमिस्ट्री की शुरुआत होगी भाई, क्योंकि चाहे हमें देखिए, अब चाहे यहाँ पर कलर की बात करते हो आप, ये इसके अंदर ये यहाँ पर इंक है, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई केमिस्ट्री लग रही है। जैसे कि आप किसी कलर की बात करते हो, यहाँ पर कलर है, ये रेड कलर है, तो वहाँ पर डाई की बात करते हो, वहाँ पर भी एक केमिस्ट्री की बात करते हो आप। और सुबह से लेकर शाम तक अगर आप बात करते हो ना, तो इस केमिस्ट्री से ही घिरे हुए हो, ठीक है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि दूसरी चीज़ इंक्लूड नहीं है। अगर आप एक प्रैक्टिकली सोच के देखें तो फिजिक्स भी हमारी इन्वॉल्व है, बायोलॉजी भी हमारी इन्वॉल्व है, बट हर एक जगह क्या है कि ये इंटरलिंक एक दूसरे से, समझ गए भाई। अब केमिस्ट्री की हमने ये तो बात कर ही ली कि किस तरह से होता है। फिर सबसे पहले आप बात करते हो कि भाई आप मैटर होता है, एटम्स के बारे में आपने पढ़ा था, एटम्स है, एटम एटम मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनता है ना, ये सब चीज़ें होती है। तो कुछ मेन पॉइंट अगर हम बात करें तो ओबियसली हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आते हैं उनके बारे में एक बार बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपको
कि इसमें एक टॉपिक आते हैं, जैसे कि एक तो होते हैं लॉ, हमारे पास बहुत सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक हमारा टॉपिक रहता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक टॉपिक हमारे पास दूसरा रहता है मोल कंसेप्ट। एक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वैसे तो बहुत सारे हैं, एक फिजिक्स में भी अगर शायद आपने पहली यूनिट पढ़ी हो तो वहाँ पर आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, वो भी आपके पास आता है। और एक और होता है जिसमें कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह के बारे में पढ़ा हो, ये फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी होता है, और वहीं पे सेम ही रूल है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का अगर आप चाहे केमिस्ट्री में पढ़ लिया या फिर फिजिक्स में पढ़ लिया तो एक ही चीज़ है भाई, उसमें कोई फेरबदलाव नहीं है, वही यूनिट का भी सेम ही रूल है। और अगर हम इसके अलावा और कंसेप्ट की बात करें तो भाई हमारे पास एक स्टिचियोमेट्री होता है, एक अच्छा टॉपिक आता है। स्टिचियोमेट्री, एक ये कंसेप्ट हमारे पास अच्छा रहता है इसके अंदर कि स्टिचियोमेट्री क्या होती है। और इसके अलावा एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी एक हमारे पास इसके अंदर एक टॉपिक रहता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो कि हमारे पास रहते हैं। इसके अलावा आप बात करते हो किस चीज़ की, कि जैसे मैंने आपको बता दिया सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ये भी आता आपका, ठीक है ना। एक आपने उसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में, मेजरमेंट में पढ़ा होगा, एक्यूरेट वैल्यू आना एक है ना, राउंड ऑफ पढ़ा होगा, राउंड ऑफ भी इसी के अंदर एक इंक्लूड होता है। तो कुल मिला के यही है कि हमारे पास ये बेसिक वे चीज़ें हैं जिनके बगैर आप आगे जब पढ़ते हो ना तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। तो हम इनमें से वन बाय वन एक एक टॉपिक को उठाएंगे और पढ़ते हैं भाई। तो इनमें से सबसे अगर मैं एक आसान से टॉपिक की बात करें तो हम मोल कंसेप्ट को उठाते हैं पहले, कि कैसे आप मोल कंसेप्ट को पढ़ रहे हो। पढ़ा था आपने पहले भी या नहीं? चलिए ठीक है, फिर हम मोल कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। मोल कंसेप्ट, देखिए मोल कंसेप्ट में क्या है, कैसे आपको पता लगेगा भाई क्या कंडीशन है, किस तरह से है। सबसे पहले कि मैं यहाँ से इसकी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन बनाने से। किससे? सॉल्यूशन, अपने को कोई सॉल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, तो सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए अपने पास दो कंडीशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है भाई जो लेस अमाउंट में लिया जाता है, और सॉल्वेंट वो होता जो लार्ज अमाउंट में लिया जाता है, ठीक है। क्या क्या कहा भाई हमने कि सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट की हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई? अब क्या होता कि देखिए आप दो चीज़ को मिला रहे, जैसे कि मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ आपसे, आप घर पे नींबू पानी बना रहे हो या फिर चाय बना रहे हो, है ना। अब नींबू पानी बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में आप पानी लेते हो, और क्या क्या लेते हो उसमें? नमक लेते हो, चीनी का यूज़ करते हो, नींबू का भी यूज़ करते हो, है ना। पानी का तो हमने बोल ही दिया है ना। ये सब चीज़ आप यूज़ करते हो। ये मत बोलना कि सर हम जग का भी यूज़ करते हैं छानने का भी यूज़ करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने जो चीज़ ली, जैसे कि आपने पानी लिया, उसमें पानी ज़्यादा अमाउंट में है तो पानी कहलाएगा क्या? हमारा सॉल्वेंट। जबकि दूसरी चीज़ जो हो गई हमारे पास, चाहे नमक की बात की आपने, चाहे आपने लेमन की बात करी, या फिर आपने जिसकी बात की यहाँ पर शुगर की बात कर रहे हो, दीज ऑल्स आर इंक्लूड इन सोल्यूट। ये सारे के सारे क्या हैं? सोल्यूट। इतनी बात समझ में आई? अब बेटा क्या है कि हम ना केमिस्ट्री के अंदर इन सब चीज़ों को ये ना बोल के कि आपने कितने अमाउंट में ली ये चीज़ें, हम बोलते कितनी कंसंट्रेशन थी उनकी।
समझ में आया बात? सोल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है, सोलवेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें बात करते हैं। तो यहां से एक वर्ड निकल के आता है जिसको बोलते हैं आप कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म। तो कौन कौन सी वे कंसंट्रेशन टर्म है जिनके ऊपर ये सारा का सारा सिस्टम वर्क करता है? तो सबसे पहले हमारे पास होती है दो तरह की कंसंट्रेशन टर्म, एक जो कि वॉल्यूम रिलेटेड होती है, किससे रिलेट करती है बेटा? वॉल्यूम से रिलेट करेगी। दूसरा जो होगा वो मास से रिलेट करेगी। किससे करेगी भाई? मास से रिलेट करेगी। समझ पा रहे हो? तो दो तरह की कंसंट्रेशन टर्म मिलेंगी, कौन कौन सी? एक जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगी, दूसरा मास से रिलेटेड होगी। ऑलवेज रिमेंबर कि जो वॉल्यूम रिलेटेड होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। ठीक है? और जबकि मास रिलेटेड जो होंगी वे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या रहेगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखिए क्या मैं कहना चाहता हूं इससे, जो कंसंट्रेशन वॉल्यूम रिलेटेड है वे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगी। कैसे? एक कंटेनर लिया आपने और उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए इतने में आपने कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है? अब ये इसने इस कंटेनर का इतना ही वॉल्यूम को हायर किया। अगर आप इसको गर्म कर दो, गर्म कर दिया तो इसके पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो कुछ इवेपोरेशन भी बनेगा। इवेपोरेशन बनेगा, लेट्स सपोज कि ये कंटेनर हमारे पास क्लोज है, यहां पर हमारे पास मान लीजिए कि 2 लीटर कोई वॉल्यूम था। अब वो सारा का सारा अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है और वो ऊपर तक जा रहा है तो यहाँ तक मान लीजिए कि हमारे पास टोटल कितना हो जाता है? 5 लीटर बन जाता है। नहीं समझे आपने? देखो एक गैस की प्रॉपर्टी पड़ी थी कि गैस ऐसी हमारे पास होता सॉलिड लिक्विड गैस में कि वो जिस कंटेनर में जाते हैं वो उसी की प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ से वॉल्यूम अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। समझे नहीं समझे भाई? और आपने वैसे भी कभी कभार देखा होगा, देखिए जब मोटरसाइकिल चलाते हो आप या फिर स्कूटी का यूज़ करते हो, जब गर्मी का टाइम होता है ना, और अगर आपकी बाइक या स्कूटी में तो शायद रिजर्व का ऑप्शन होता है, नहीं होता ना, बाइक में होता है रिजर्व में लगती जब, तो वो जो आपका मार्क होता है उसमें से कभी ऑब्जर्व करके देखना कभी, तो वो ना पहले क्या होता है कि वो पहले लग जाता है रिजर्व में, और जब तक कि वो आपका रेड के ऊपर नहीं पहुंचता। और जब ठंड होती है ना वहाँ पर वो पूरा रेड के ऊपर पहुंचने के बाद रिजर्व में लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब गर्मी का टाइम है तो कुछ ना कुछ इवेपोरेशन चला रहा है। समझ में आई बात? और जितना वो वहाँ से वो वॉल्यूम होना चाहिए था ना कुछ तो ऊपर भी से भी वो कवर कर रहा है उस टंकी के अंदर से, तो टोटल वॉल्यूम क्या कर रही थी? वो सेपरेट हो रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी। मीन्स जो पार्टिकल यहाँ पर थे वे ऊपर की तरफ गए हुए थी, और जब ठंड हुई तो वे सारे के सारे कंडेंस हो रखे हैं। कंडेंस हो रखे तो नीचे की तरफ क्या वो अमाउंट बढ़ रही है, और उस टाइम क्या था? अमाउंट नीचे कम हो रही थी, इसलिए वो रिजर्व का थोड़ा सा ऑप्शन रह जाता है। कभी ध्यान से देखना, इस चीज़ को ऑब्जर्व करके देखना, ये कंडीशन आती है। तो सेम कंडीशन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई टेम्परेचर का वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे कि हम यहाँ की बात करते हैं, इस रूम की बात करें, यहाँ का टेम्परेचर अब मान लीजिए कि 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर यहाँ का 30 डिग्री भी हो जाए तो क्या यहाँ पर जो मास रखा हुआ है, मान लीजिए कि इस मार्कर है, इस मार्कर का 10 ग्राम वेट लगा लीजिए आप, तो क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? 10 हो गया, 30 हो गया यहाँ पर, या फिर 15 होने के बाद कोई पड़ता हो इसके ऊपर? नहीं पड़ेगा। और अगर यहाँ पर पानी होता तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता ना, क्योंकि वो क्या करता? इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर है तो टेम्परेचर किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है? वॉल्यूम के ऊपर। और जबकि जो टेम्परेचर वो डिपेंड नहीं कर रहा किसके ऊपर? मास के ऊपर। क्या ये बात समझ में आई? अब हम टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करते हैं तो कौन कौन सी टर्म अपने को पढ़नी पड़ेगी? तो पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। कौन सा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम के थ्रू है तो इसलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास।
दूसरा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है भाई। तीसरी जो चीज डिपेंड करती है इसके अंदर वो करती है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होती है वो भी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। और जो फोर्थ वन होती है हमारे पास, अगर हम उसकी बात करें, जो कि होती है हमारे पास नॉर्मेलिटी। कौन सी होती है भाई? नॉर्मेलिटी। इन सभी के अंदर आप देखोगे फॉर्मूले के अंदर भी लिक्विड का मीन्स 1 लीटर की बात करेगा। समझ में आई बात? किसकी बात करेगा? लीटर की बात करेगा। लीटर की बात करेगा तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात कर रहा होगा। नहीं आई बात समझ में? तो हमेशा इन्हीं चीज की बात करेगा। जबकि मैं यहां की बात करता हूं तो हमारे पास क्या मिलेगा? वेट बाय वेट परसेंट। बेटा पहला वेट बाय वेट परसेंट। दूसरा यहां पर मोलैरिटी की बात करता है, यहां पर मोलैलिटी की बात करेगा, मोलैलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तीसरा इसी के अंदर अगर मैं इसकी बात करता हूं, तीसरा जो पॉइंट आता है यहां पर नॉर्मेलिटी आ जाती है। यहां पर आता है मोल फ्रैक्शन। क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी मास रिलेटेड होता है, जो कि टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। कौन सा? पार्ट्स पर मिलियन, ppm। अब यहां से एक बार जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भाई, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ रखे हैं। क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से ऑप्शन दे रखा था कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि वॉल्यूम रिलेटेड है या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। उनमें से कुछ ऑप्शन यहां से दे रखे थे, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, और इनमें से एक दे दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया नॉर्मेलिटी। तो कौन सा आ जाएगा हमारा आंसर? नॉर्मेलिटी आ जाएगा कि वो क्या करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझे नहीं समझे भाई? हो जाएगा? बताइए कोई डाउट हो तो ये था हमारे पास कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन टर्म होती है उनके बारे में। अब ये मैं बार बार जो कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ ये है क्या आखिरकार? ये लिखो भाई, ये कंसंट्रेशन है क्या? हालांकि मैंने आपको बताया कि आप सॉल्यूशन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज वर्ड लिखते हो, अमाउंट ना लिखे क्या लिख रहे हो, उसको कंसंट्रेशन बता रहे हो, तो उस चीज को आप एक्सप्लेन करोगे। तो लिखिए इसमें, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट in a given amount of solution, in a given amount of solution। ठीक है बेटा, स्ट्रेंथ इसके बारे में पता लग गया। कंसंट्रेशन, एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हो स्ट्रेंथ। क्या बोलते हो? स्ट्रेंथ। उसके बारे में और देखो, स्ट्रेंथ आखिरकार है क्या? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट को आप ग्राम में लोगे, और पर लीटर हमारे पास मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट। देखिए यहां पर क्या रहता है? वेट ऑफ सोल्यूट किसमें? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्यूशन कितना? लीटर की बात कर रहा है, 1 लीटर की। अब वेट को किस में ले रहे हो? ग्राम में, और लीटर है ये हमारे पास। तो बेटा इसकी क्या आ गई? यूनिट क्या बनी? ग्राम पर लीटर। तो यूनिट क्या रहेगी इसकी? ग्राम पर लीटर रहेगी। ठीक है। एक स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है कि मोलैरिटी इनटू मोलर मास। स्ट्रेंथ जो हमारे पास होती है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास की बात करता है यहां पर। किसकी भाई? मोलिकुलर मास। अब ये आपको निकालना आना चाहिए। आता है मोलिकुलर मास क्या होता है? इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर और उनके एलिमेंट के नेम और मास नंबर याद होने चाहिए भाई। मास कितना कितना होता है, और उस मास को जब आप ऐड कर देते हो तो आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि H2O ले लिया हमने। अब हाइड्रोजन का बेटा मास होता है एक, हाइड्रोजन का एक है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया 2। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 16 एक, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका कितना हो गया 16 हो गया, तो 16 तो टोटल कितना आ गया 18। तो मोलिकुलर मास कितना आया 18। तो मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास कर देते हो तो आपके पास निकल आती है स्ट्रेंथ। अब ये कहोगे सर ये स्ट्रेंथ आखिरकार काम कहाँ पर आती है? आप बोल रहे थे कि सर हमारे ने वो ना स्कूल के अंदर एक वो एक्सपेरिमेंट किया था, टाइट्रेशन वाला किया था बेटा। अगर आपने ध्यान दिया तो आखिरी में स्ट्रेंथ निकलवाई होगी। एक तो मोलैरिटी आपने कैलकुलेट की थी, M1V1 = M2V2 ये लगाया था, जहाँ पे पिंक कलर आया था आपका टाइट्रेशन में। फिर आपसे एक स्ट्रेंथ निकलवाई होगी कि NaOH की स्ट्रेंथ बताइए कितनी है, समझ में आई बात? तो वहां पर ये फॉर्मूला काम आया था आपका। जितनी उसकी मोलैरिटी आई होगी फिर उसके इनटू में आप उसका मोलर मास कर दोगे तो आपकी निकलेगी उसकी स्ट्रेंथ, समझ गए? एक और होता हमारे पास नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। दूसरी तरीका एक होता है स्ट्रेंथ निकालने का, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ये आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। जो इक्विवेलेंट वेट है ना, ये बार बार यूज में आएगा कि ये इक्विवेलेंट वेट है क्या। इक्विवेलेंट वेट होता हमारे पास, वैसे मैं इनकी अभी बात करूंगा, मैंने अभी तक बात की नहीं है कि मोलैरिटी क्या, नॉर्मेलिटी क्या। जैसे कि मोलैरिटी ये रहे हमारे पास, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी ये रहे हमारे पास, हम इनकी बात करेंगे कि क्या होता है। बट मैं अभी फिलहाल आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं कि यूज में आएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। क्या होता है? मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। मोलिकुलर वेट या फिर मास अपॉन एक्स फैक्टर। अब कहोगे सर ये एक्स फैक्टर क्या आखिरकार, समझ में आई बात? अब ये एक्स फैक्टर देख लेते हैं। कई सारी बुक में आपको एक्स फैक्टर ना लिख के एन फैक्टर लिख देगा, ठीक है। अब ये एन फैक्टर या फिर एक्स फैक्टर है क्या? समझ में तो आ रहा होगा भाई। देखिए अभी एक्स फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। एक्स फैक्टर निकालने के लिए अपने पास बहुत आसान सा तरीका है। अगर बेटा एसिड दे रखा है, क्या एसिड दे रखा है, तो एसिड के केस में क्या करोगे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड, ठीक है, कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं वो कहलाएगा क्या, एक्स फैक्टर एसिड के केस में। और एसिड के केस में आप उसको उसकी बेसिसिटी बोलते हो बेटा, क्या बोलते हो, बेसिसिटी। ध्यान रखना है एसिड के केस में क्या लाएगी, उसकी बेसिसिटी। बात समझ में आ रही है? एसिड के केस में क्या बोलोगे, बेसिसिटी, और बेस के केस में बोलोगे एसिडिटी। अब देखिए क्या हुआ, H2SO4, अब बेटा इसको ब्रेक करोगे तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसमें ब्रेक होता है। तो इसका एक्स फैक्टर कितना आया, एक्स फैक्टर कितना आया बेटा, कितने, हाँ, तो कितने H पॉजिटिव निकले, 2, तो 2 हो गया। इसी प्रकार से आप H2SO4 की क्या बोल सकते हो, बेसिसिटी। बेसिसिटी कितनी है, 2 है। समझ में आ रही बात? तो क्या कहोगे, उसकी बेसिसिटी कहोगे, ठीक है, कोई डाउट? दूसरा आप और भी कंडीशन ले सकते हो कि अच्छा एक चीज और है कि हर बार ना आप इसको ऐसे देख के मत बोलना कि इतने निकल रहे हैं, कि जैसे कि HCl एक एग्जांपल और लिया हमने, HCl की H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो कितनी आ गई इसकी, एक्स फैक्टर 1, और बेसिसिटी भी इसका क्या बोलोगे आप, 1 बोलोगे। अब मेरे को बताना कि H3PO2 के अंदर, H3PO2 के अंदर हमारी बेसिसिटी कितनी रहेगी, 2, कितनी, 2, कितनी आएगी भाई,
यहाँ पर बहुत ज़्यादा पजल होते हैं बच्चे। क्यों? जैसे कि हमने यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, इसमें 1 दिख रहा था 1 निकाल दिया, और यहाँ पर देखते ही 3 कि 3 होगी सर, ये गलती करेंगे आप। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा P डबल बॉन्ड O। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5। और ऑक्सीजन ने एक तो डबल बॉन्ड बना लिया, अब क्या बच गया इसके पास? 3 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब क्या करोगे, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, ये तो जुड़ गया बेटा, क्योंकि इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी डुप्लेट कंप्लीट, क्योंकि इसके पास टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये, और 1 इसके साथ 8, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट 1 और 2, इसके भी कंप्लीट ऊपर वाले की, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए। अब बच्चा क्या है, ये बच गए। इनसे क्या करेगा, हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ और यहां से ये इस हाइड्रोजन के साथ। समझ में आई बात? अब देख ध्यान देना बेटा, क्या हुआ कि यहां से ना, देखिए ये तो डायरेक्ट अटैच है, ये इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जबकि यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ना ये बॉन्ड को रिलीज आसानी से, मींस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा आसानी से, तो ये होगा, तो ये हाइड्रोजन निकलने के चांसेस हैं, ना कि इनके। तो कितने हाइड्रोजन निकले? 1, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी आई? 1 आई भाई। दिख कितनी रही थी? 3, बट कितनी आई? 1 आई। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले क्या करोगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे और उसके बाद आपको पता लगेगा कि कितना आएगा उसके अंदर से। हो जाएगा? कोई डाउट हो तो बताइए भाई, कर सकते हो। इन द केस ऑफ बेस, अगर आप बेस की बात करते हो तो बेस में नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज कितनी होती है? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज कितने होते हैं वो कहलाएगा भाई इसका एक्स फैक्टर, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज्ड। ठीक है, एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा? जैसे कि हमारे पास है NaOH Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसका कितना हो गया? X इजिकल टू 1, और बेस है तो क्या कहलाएगी इसकी? एसिडिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एसिडिटी कहलाएगी। समझ में आ रही बात? कोई डाउट हो तो बताइए भाई। अब सेम एज इट इज आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास CaOH होल ट्वाइस है। इसको ब्रेक करोगे तो बेटा कैसे ब्रेक करोगे? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो इसकी एसिडिटी कितनी आई? 2 आई। कितनी आई? 2 आई। कुछ आ रहा है समझ में, या ऊपर से जा रहे हैं? आ रहा है? चलिए हो जाएगा। ये तो बात रही बेटा जब एसिड और बेस दे रखा हो, तब सोल्ट दे रखा हो तो क्या करें? ये भी तो हो सकता है ना। तो इन द केस ऑफ सोल्ट, जैसे कि आपने ले लिया NaCl को ब्रेक कीजिए तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो कितना पॉजिटिव चार्ज बन रहा है? कितना पॉजिटिव चार्ज बन रहा है वो कहलाएगी आपकी एक्स फैक्टर। क्या कहलाएगा? होगा एक्स फैक्टर कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई भाई? अभी क्लास आपकी और किस टाइम है? हो गए। तो चलो ठीक है, हम नेक्स्ट जो भी हमारे पास टर्म रहती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे होता है। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये बेसिक्स बता दिया कैसे होता है, इन्हीं के बेस पर हम आगे काम करेंगे।